नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। NIA हाई प्रोफाइल लव जिहाद केस में जाकिर नाइक समेत 2 पाकिस्तानियों को बनाया आरोपी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक हाई प्रोफाइल लव जिहाद मामले से संबंधित FIR में इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक और पाकिस्तानी मूल के 2 कट्टर प्रचारकों को आरोपी बनाया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में चेन्नई के एक बिजनेसमैन की बेटी और बांग्लादेश के एक शीर्ष राजनेता का बेटा शामिल है, जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी PNB से है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, INA भारतीय कारोबारी की बेटी और बांग्लादेश के राजनेता के बेटे की लंदन में हुई शादी के मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय परिवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित जाकिर नाइक और अमेरिका स्थित पाकिस्तानी मूल के कट्टर प्रचारकों को इस मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों लड़की के पिता ने बीते मई महीने में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। पिता का आरोप था कि उनकी बेटी जो लंदन में पढ़ रही थी वो कट्टरपंथी के संपर्क में आ गई और उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को लंदन से अगवा करके कुछ बांग्लादेशियों द्वारा बांग्लादेश ले जाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने पर फेसबुक का बड़ा एक्शन, 453 पाकिस्तानी अकाउंट हो गए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पर फेसबुक ने बड़ी कार्यवाही की है। फेसबुक ने पाकिस्तान से संचालित 453 फेसबुक अकाउंट्स, 103 फेसबुक पेज, 78 ग्रुप और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है, जो फेक न्यूज और भारत विरोधी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को इस मामले में चिट्ठी लिखी थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक पर अक्सर आरोप लगता है कि वो भारत में राष्ट्रवादी विचारों को दबाने का काम करता है। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चिट्ठी लिखकर इस बात पर मोहर लगा दी थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाया था कि फेसबुक इंडिया में कई बड़े अधिकारियों, प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों को अपशब्द कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेड इन इंडिया मुहिम का असर, PUBG समेत चीन के 118 और मोबाइल एप्लीकेशंस भारत में हो गए बैन। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच सरकार ने ड्रैगन को बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PUBG समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। इससे पहले 15 जून को गलवान में हिंसक संघर्ष के बाद 29 जून को सरकार ने 59 चीनी एप्स को बैन कर दिया था। उसके बाद 28 जुलाई को 47 एप्लीकेशंस को और बैन कर दिया गया था। अब तीसरी बार सरकार ने 118 एप्स पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रकार सरकार अब तक कुल मिलाकर 224 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगा चुकी है। PUBG, लूडो ऑफ स्टार समेत 118 चीनी एप्स पर बैन लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार इलेक्शन 2020, आखिरकार जीनत राम मांझी ने थामा NDA का हाथ। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव यानी कि बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 से पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर बड़ा मोहरा चलते हुए बिहार का दलित चेहरा माने जाने वाले जीनत राम मांझी को अपने पाले में कर लिया है। जीनत राम मांझी ने बुधवार को जदयू के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि आज से हमारा गठबंधन NDA के साथ हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा लूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 20 अगस्त को ही जीनत राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जीनत राम मांझी का NDA में शामिल होना लगभग तय है। जीनत राम मांझी ने NDA के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का जदयू के साथ पार्टनर के रूप में अलायंस हुआ है, ना कि किसी ढंग का कोई मर्जर। सीटों के सवाल पर जीनत राम मांझी ने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार से हमारा पुराना संबंध रहा है, गठबंधन में बिना शर्त शामिल हुआ हूं, सीटें कितनी मिलेगी यह जदयू और हम मिलकर तय कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइना के साथ बड़ा तनाव, गृह मंत्रालय ने सेना को अलर्ट पर रहने का दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, LAC पर बढ़ते भारत चीन तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अलर्ट जारी कर दिया। गृह मंत्रालय ने भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम पर ITBP को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए
हैं। इसके अलावा भारत, नेपाल, चीन, ट्राई जंक्शन और उत्तराखंड के कालापानी में एसएसबी व आईटीबीपी की सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसबी की कुछ कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। इससे पहले ये कंपनियां जम्मू कश्मीर और दिल्ली में लगी हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुब्रमण्यम स्वामी ने महेश भट्ट पर साधा निशाना, ट्वीट करके सुनाई खरी खोटी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के माध्यम से फिल्मकार महेश भट्ट पर निशाना साधा है, जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को ट्वीट किया कि क्या सिनेमा के दादा महेश भट्ट ने इस्लाम धर्म को अपनाकर अपना नाम अशरफ भट्ट रख लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें पुलिस रिकॉर्ड सही करने को कहें। 14 जून को बांद्रा के अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी एक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस मामले में छानबीन के दौरान मुंबई पुलिस महेश भट्ट से पूछताछ कर चुकी है। एक अलग ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने समाज में नशे के खतरे से लड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि बॉलीवुड सहित समाज में नशे के खिलाफ लड़ना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक मामला है, जिसे प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाए जाने पर वह इस पर जरूर उचित कदम उठाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,53,00,000 को पार कर गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 8,50,000 के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है, जहां पर अमेरिका में इस वक्त तक 60,88,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,84,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दूसरा नंबर ब्राजील का है, जहां पर लगभग 40 लाख के करीब संक्रमित मामले आ चुके हैं, जिनमें से 1,22,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, पेरू, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 38,40,000 के करीब पहुंच चुका है, जबकि मौत का आंकड़ा 67,000 को पार कर गया है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 8,20,000 के करीब संक्रमित हैं। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है, जहां पर 4,55,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। इन दोनों राज्यों के बाद में तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, असम, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पासपोर्ट को लेकर ताइवान ने उठाया बड़ा कदम, अब चीन से अलग होगी पहचान। जी हां दोस्तों, ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने पासपोर्ट में बदलाव लाने की घोषणा की है। साथ ही अपने नए पासपोर्ट की पहली झलक भी दुनिया को दिखा दी है। इस नए पासपोर्ट में ताइवान नागरिकों की पहचान अलग रहेगी। साथ ही इस पासपोर्ट में ताइवान को वरीयता दी गई है। ताइवान और चीन के बीच विवाद काफी पुराना है, लेकिन इस महामारी और उससे पहले चीन की तरफ से उसकी संप्रभुता पर हमले की कोशिशों के बीच ताइवान ने पासपोर्ट को लेकर यह कदम उठाया है। अभी तक ताइवान के पासपोर्ट पर सामने बड़े अक्षरों में रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा था, जबकि ताइवान नीचे की तरफ अंकित रहता था। इसकी वजह से दुनिया के दूसरे देशों में ताइवानी नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब दोस्तों ताइवान ने नई शुरुआत कर दी है। ताइवान जनवरी से नए पासपोर्ट जारी कर देगा, जिनमें अंग्रेजी में लिखा रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द नहीं रहेगा, अंग्रेजी में सिर्फ ताइवान लिखा रहेगा। हालांकि चीनी भाषा में रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द पहले की तरह मौजूद जरूर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनसीबी के हाथ आया सुशांत के मामले से जुड़ा ड्रग पेडलर, बांद्रा से किया गया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनबीसी ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई के एक कथित ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति दिवंगत अभिनेता के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से जुड़ा है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि ड्रग कानून परिवर्तन एजेंसी ने मुंबई
मुंबई के बांद्रा इलाके से अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने कहा कि यह गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद परिवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर शुरू हुई। उनकी जांच के आधार पर ही की गई है। ईडी ने एनसीबी को किए गए अपने अनुरोध में कहा कि ड्रग की खपत, खरीद, उपभोग और परिवहन से संबंधित विभिन्न चैट सामने आए हैं। यह छापेमारी 3 दिन पहले मुंबई में 2 ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के मद्देनजर हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिजली सप्लाई को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला, कंपनी और ग्राहकों को सीधा होगा फायदा। जी हां दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल को सुधार आधारित प्रोत्साहन पैकेज योजना से जुड़ा प्रस्ताव सौंप सकता है। हालांकि केंद्र सरकार हर डिस्कॉम के प्रदर्शन के आधार पर पावर सेक्टर को फंड्स मुहैया करवाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुधार आधारित प्रोत्साहन योजना फंड के तहत 3.12 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए योजना सुधार के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की डिस्कॉम का वित्त वर्ष 2020-21 में निजीकरण किया जाएगा। इनमें चंडीगढ़, अंडमान निकोबार की डिस्कॉम शामिल है। इसके अलावा दादर, नागर हवेली और दमन दीव की डिस्कॉम को भी निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक रूपर इलेक्ट्रिशियन कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से राज्यों की डिस्कॉम में 68,000 करोड़ रुपए डालने को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे के संपूर्ण भारत के मौसम समाचार। जी हां दोस्तों, बात की जाए अगले 24 घंटों के मौसम समाचार की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में मानसून व्यापक रूप में सक्रिय रहेगा। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छुटपुट वर्षा के आसार हैं, जबकि गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय रहा। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में इस महीने की आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। जान लीजिए आज के गोल्ड सिल्वर प्राइस। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरी कीमतें और भारतीय रुपए में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें गिर रही है। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम 614 रुपए गिर गए। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत में 1799 रुपए की गिरावट आई है। बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार में तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को 24 कैरेट सोने का दाम 52,928 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 52,314 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत 73,000 से गिरकर 71,202 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के काम पर सरकार रखेगी नजर, गड़बड़ होने पर करेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी कर रही है जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है। मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को 50 से ज्यादा की उम्र के कर्मचारियों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है। इस प्रोफाइल के आधार पर उनके कामकाज की हर 3 महीने में नियमित समीक्षा की जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के अनुसार इन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने पर ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2020 चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के मतभेदों को लेकर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से अचानक हटने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुरेश रैना ने कहा कि वह अपने परिवार के लिए वापस लौटे हैं और 19 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए दुबई में फिर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ सकते हैं। धोनी के साथ 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले रैना ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि उनके और फ्रेंचाइजी के बीच मतभेद हो गया है। यानी कि दोस्तों रैना को फिर से आप 3 साल बाद खेलते हुए देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूरे दिन सुस्ती के बाद अंत में दौड़े शेयर बाजार। जी हां दोस्तों, सुस्त शुरुआत के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज पूरे दिन उतार चढ़ाव के साथ कारोबार
कारोबार देखने को मिला। अंत में सेंसेक्स 185 अंक चढ़कर 39,086 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 65 अंक चढ़कर 11,535 पर बंद हुआ है। निफ्टी में आज 100 अंकों की रेंज में कारोबार होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी सुबह बेहद बुरी हालत में था, यह भी अंत में 63 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना 3.5 लाख रुपए में घर खरीदने का है मौका। जी हां दोस्तों, आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश में कमजोर आय वर्ग वालों को भी शहरी या ग्रामीण इलाकों में घर मुहैया करवाना है। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या फिर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है, यानी कि घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। इस स्कीम को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जिसे अब 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान को किस मुगल शासक ने बंदी बना लिया था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस मुगल शासक का नाम जिसने कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, तो जल्दी से उस शासक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।